इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। मेरे नजदीक अल्बर्टो का जिंदा रह जाना खुशी की बात थी। अब वो खुद महसूस कर सकेगा कि इस सौदे में उसने क्या खोया है और क्या पाया है। मैं ये बात पूरी यकीन के साथ कह रहा हूँ। ट्याबू उमका ने कहा, तुम अगर चाहो तो खुद तस्दीक करके देख लो, भला तुम्हारे सामने किसका चिराग जल सकता है, क्या तुम इसे होश में ला सकते हो? मैंने उमका से पूछा। चंद मिनट के बाद ये खुद ही होश में आ जाएगा, उमका ने जवाब दिया। इसके बाद मैं अगर ऐसे कुछ दवाएं दूं तो इसे तकलीफ का एहसास खत्म हो जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक हो जाएगा। अजीम ट्याबू, ये बात यकीनन तुम्हें मालूम होगी कि मैं जड़ी बूटियों और दवाओं का माहिर हूँ। हाँ उनका, ये बात मुझे मालूम है, मैंने जवाब दिया। मैं जानता हूँ कि तुम दवाओं और जड़ी बूटियों के माहिर हो और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस शख्स का तुम इलाज करो ताकि ये जल्द अज जल्द सेहतमंद हो और ठीक हो जाए। ये शख्स तो हमारा दुश्मन है, उसने तुम्हें पहाड़ी के ऊपर से धक्का दिया था, ये हमारी औरतों को अगवा करके ले जा रहा था, इसने तुम्हें मछलों से जलाने की कोशिश की। ऐसा शख्स इस काबिल नहीं कि इसके साथ नरमी और शफकत का बर्ताव किया जाए। तुम मुझे हुक्म दो तो मैं इसका खात्मा कर दूं। तुम्हारे हुक्म पर इसे हलाक करके मुझे खुशी होगी। इसके बरखिलाफ मैं तुम्हें इसका हुक्म नहीं देता, बल्कि ये हुक्म देता हूँ कि अगर ये शख्स जिंदा है तो तुम इसे ठीक करने की कोशिश करो। इसके हलाकत से मुझे या तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, लेकिन अगर ये जिंदा बच गया तो कम अज कम सारी उम्र इस बात पर पछताने के लिए जिंदा रहेगा कि इसने जो कुछ किया गलत किया था। यह एहसास ही इंसान के लिए सबसे ज्यादा हलाकत खेज होता है। इसे अपने किए पर पछताने का मौका बहुत देर से मिला। जैसा हुक्म हो, उमका ने जवाब दिया और अपनी जगह से उठकर अल्बर्टो के पास चला गया। चांद की रोशनी में उसकी हरकतों सकनात एक अजीबो गरीब पुरस्रार अंदाज लिए हुए मालूम होती थी। उमका ने अपनी मदद के लिए एक और आदमी को बुला लिया। उमका ने इसकी गर्दन को बिल्कुल सीधा किया और आहिस्ता आहिस्ता इस पर मालिश करने लगा। तमाम लोग गौर और दिलचस्पी के साथ इस मंजर को देख रहे थे। काफी देर गुजर गई लेकिन अल्बर्टो के तने मुर्दा में जिंदगी की कोई किरण नमूदार नहीं हुई। क्या बात है उमका? बहुत देर गुजर जाने के बाद मैंने उससे सवाल किया, क्या तुम्हारा ये मरीज अच्छा नहीं होगा? मुझे उम्मीद है कि ये अच्छा हो जाएगा, उमका ने कहा। बस इस पर जरा मेहनत की जरूरत है। अगर इसे अभी होश नहीं आया तो सुबह तक जरूर आ जाएगा। अच्छा तो तुम ऐसा करो कि इसे उठाकर अपने झोंपड़े में ले जाओ, मैंने कहा। रात बहुत ज्यादा गुजर चुकी है और तमाम लोगों को आराम की जरूरत है। बेहतर होगा कि सब लोग अपने अपने झोंपड़ों को रवाना हो जाएं और इत्मीनान से सो जाएं। अब इन्हें घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं, इनके लिए किसी किस्म का कोई खतरा मौजूद नहीं है। मेरी बात सुनकर सब लोग उठ खड़े हुए और थके थके कदमों से अपने अपने झोंपड़ों की तरफ रवाना हो गए। उमका ने एक और आदमी की मदद से अल्बर्टो के भारी भरकम जिस्म को कांधे पर डाला और उसे लेकर अपने झोंपड़े की तरफ रवाना हो गया। एक एक करके तमाम लोग मैदान से रुखसत हो गए और मैं और नारो एक बार फिर तन्हा रह गए। अजनबियों का जहाज अब जा चुका है। मैं कल सुबह ही अपने बदन से ये सारे रंग उतार दूंगा, लेकिन एक अजनबी तो अभी यहाँ मौजूद है, नारो ने मुस्कुराते हुए कहा। अब इसे अजनबी मत समझो, मैंने जवाब दिया। अगर उमका के दावे के मुताबिक वो जिंदा बच गया तो उसके अपने वतन वापस जाने के इम्कानात मादूम है। ये इलाका दुनिया से कटा हुआ है और इधर कोई जहाज नहीं आता। अजनबियों का ये जहाज एक खास मकसद से इस तरफ आया था। हो सकता है कि कोई दूसरा मुहिम जो सोने की बू पाकर इस तरफ का रुख करे, लेकिन इसके लिए एक तवील अरसा दरकार होगा। नामालूम दूसरा जहाज कब आए और अल्बर्टो की जिंदगी में आए भी या नहीं। इसलिए अल्बर्टो को अब इन कबीले वालों के साथ इन्हीं के अंदाज में जिंदगी गुजारना होगी। अगर इसे जिंदा रहना है तो इस कबीले का एक फर्द बनकर जिंदा रहना होगा। इसलिए इस बात में कोई हर्ज महसूस नहीं करता कि इसके सामने मैं अपनी असली हालत में आ जाऊं। जबकि इसे यह मालूम हो गया है कि मैं इसकी जुबान बाखूबी बोल और समझ सकता हूं, तो फिर मुझे अपने जिस्म की रंगत इसे छुपाने की क्या जरूरत है। बात दरअसल ये है कि मैं अजनबियों को चौंकाना नहीं चाहता और इनके सामने ये जाहिर नहीं करना चाहता था कि मैं तुम लोगों से मुख्तलिफ हूँ। इसलिए मैंने अपने जिस्म को रंगवाने का बंदोबस्त किया। हो सकता है कि अगर अजनबियों का कयाम इस इलाके में ज्यादा अरसे के लिए रहता तो मैंने अपनी जिल्द की असली रंगत दिखाने और इन्हें हैरान कर देने पर मजबूर हो जाता। लेकिन अब अजनबी तो जा चुके हैं और अल्बर्टो को अब अजनबी समझना गलत होगा। इसलिए कल सुबह अपने जिस्म से ये रंग मैं साफ करा दूंगा। बहुत देर हो गई, रात आधी से ज्यादा कहीं गुजर गई थी और सुबह होने में ज्यादा देर नहीं थी जब मैं और नारो अपने अपने झोंपड़ों की तरफ रवाना हुए। लेकिन कुछ दूर जाकर फिर मैं पलट गया और आहिस्ता आहिस्ता दबे पांव चलता हुआ उमका के झोंपड़े की तरफ बढ़ने लगा। इसके झोंपड़े के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने चुपके से अंदर झांक कर देखा
उनका एक तरफ लेटा हुआ बेखबर सो रहा था। इससे कुछ फासले पर अल्बर्टो पड़ा हुआ था। इसके गर्दन पर किसी गहरे कथई रंग की दवा का लेप किया गया था और सारी गर्दन पर दवा लगी हुई थी। अल्बर्टो को देखकर यह कहना मुश्किल था कि वो जिंदा है या मर चुका है। एक बात अलबत्ता साफ जाहिर थी और वो ये कि वो अपने होश में नहीं था। मैं चंद मिनट तक खामोशी से ये मंजर देखता रहा। इसका मतलब ये था कि उनका अल्बर्टो की जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। कितनी अजीब बात थी प्रोफेसर। अल्बर्टो इन लोगों को सिर्फ नुकसान पहुंचाना चाहता था और ये लोग उसे जिंदगी अता करने की जद्दोजहद कर रहे थे। थोड़ी देर तक ये मंजर देखते रहने के बाद मैं वहां से रवाना हो गया और अपने झोंपड़े में वापस आकर सो गया। सुबह को जब मेरी आंख खुली तो अच्छा खासा दिन चढ़ा हुआ था। चारों तरफ सूरज की तेज रोशनी फैली हुई थी और हर चीज सुनहरे रंग में डूबी हुई साफ नजर आ रही थी। मैं बेदार होते ही सीधा उनका के झोंपड़े की तरफ रवाना हुआ। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि नारो वहां पहले से मौजूद थी। उमका और नारो आपस में अजनबियों की हरकतों के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। अल्बर्टो इसी तरह बेसुध और बेहोश पड़ा हुआ था। तुम्हारे मरीज का क्या हाल है? मैंने उमका से पूछा। वो जिंदा है या मर चुका है? वो मरा नहीं बल्कि जिंदा है, उमका ने पुरजोश लहजे में जवाब दिया। मुझे यकीन है कि बस अब थोड़ी ही देर में इसे होश आ जाएगा। रात को मैंने इसकी गर्दन पर दवा लगा दी थी और इस दवा से इसे यकीनन काफी फायदा पहुंचा होगा। ये बहुत पुरतासीर दवा थी। इसकी गर्दन की चोट में इससे काफी अफाका होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अब इसे होश में आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं और नारो उमका की खुद एतमादी देखकर हैरान रह गए, लेकिन जल्द ही हमें उसकी खुद एतमादी का कायल होना पड़ा। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि अल्बर्टो के नीम मुर्दा जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता हरकत पैदा शुरू होनी हुई। उसके बदन में जिंदगी के आसार पैदा होते देखकर मुझे दिली मुसर्रत हुई। उमका ने फतेहमंदाना अंदाज से मेरी तरफ देखा और फिर नारो की तरफ। हम दोनों ने खुश होकर गर्दन हिलाई। अब ये जल्द ही होश में आ जाएगा, उमका ने खुशी से कहा। मेरी लगाई दवा ने इस पर असर दिखाना शुरू कर दिया है। मैं तुम्हारी महारत की दाद देता हूँ, मैंने उमका का दिल बढ़ाते हुए कहा। तुम वाकई एक होशियार तबीब हो। उमका ने शुक्रिया के इजहार के तौर पर अपनी गर्दन खम की और एक बार फिर अल्बर्टो की तरफ मुतवज्जा हो गया। आहिस्ता आहिस्ता अल्बर्टो की आंखें खुल रही थी, यहाँ तक कि उसने पूरे तौर पर अपनी आंखें खोल दी। कुछ देर तक वो इसी आलम में पड़ा रहा। इस अरसे के दौरान वो अपने होशो आवाज को मुजतमा करता रहा। जाहिर है कि रात भर की बेहोशी के बाद उसका होश में आ जाना ही किसी मौजज़े से कम न रहा होगा। अल्बर्टो की आंखें झोंपड़े में इधर उधर घूमती रहीं और रफ्ता रफ्ता वो दोबारा आंखें बंद हो गई। इस पर एक बार फिर बेहोशी की सी कैफियत तारी हो गई थी। मुझे यकीन है कि अब ये बच जाएगा, उमका ने कहा। एक बार होश में आकर अब दोबारा बेहोश हो गया है, लेकिन एक बार फिर वो होश में आएगा और इस बार जब वो होश में आएगा तो मैं इसे कुछ पीने के दे दूंगा जिससे इसके बदन में तवानाई आ जाएगी और वो बोलने के काबिल हो सकेगा। अल्बर्टो की दोबारा बेहोशी की मुद्दत ज्यादा तवील नहीं थी। वो जल्दी होश में आ गया। उसने आंखें खोलकर हैरान नजरों से इधर उधर देखना शुरू कर दिया। सबसे पहले अल्बर्टो की नजर उमका पर पड़ी जो उसके चेहरे पर झुका हुआ था। उमका ने आहिस्ता आहिस्ता उसकी गर्दन पर हाथ मलना शुरू कर दिया और फिर वहां से हटकर झोंपड़े के एक कोने में गया जहां मुख्तलिफ बर्तनों में कुछ अशिया रखी हुई थी। वो अल्बर्टो के लिए कोई खास मशरूब तैयार करने लगा। उमका के सामने से हट जाने के बाद अल्बर्टो की नजर मुझ पर पड़ी। उसकी आंखों में बैक वक्त खौफ और हैरत के मिले जुले जज्बात पैदा हुए। उसकी आंखों में बैक वक्त खौफ और हैरत के मिले जुले तासरात पैदा हुए। उसने कुछ बोलने की कोशिश की लेकिन आवाज उसके हल्क से ना निकली। इस असना में उमका एक प्याला हाथ में लिए उसके पास पहुंच चुका था। अब उमका ने अल्बर्टो की गर्दन को एक हाथ से सहारा देकर बुलंद किया और फिर प्याला उसके मुंह से लगा दिया और अल्बर्टो किसी बच्चे की तरह मशरूब पीने लगा। उमका ने उसे उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक कि उसने पूरा प्याला खाली नहीं कर दिया। तब उमका ने उसे दोबारा लिटा दिया और सामने से हट गया। अल्बर्टो एक बार फिर खाली खाली और दहशतज़दा नजरों से आसपास देखने लगा था। उसकी निगाहें मेरे और नारो के चेहरे पर जम कर रह गई थी। कोया हमें पहचानने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो हमें पहचान चुका था, मगर उसका ज़हन पूरे तौर पर इसका साथ नहीं दे रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसकी कैफियत तब्दील हो रही थी। बिलाकर थोड़ी देर तक इसी तरह पड़े रहने के बाद उसने आहिस्ता से कहा, मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? उसने ये अल्फाज स्पेनिश जुबान में अदा किए थे जिन्हें जाहिर है कि उमका और नारो नहीं समझ सकते थे। तुम इस वक्त हमारे कबीले में मौजूद हो, मैंने उसकी जुबान में जवाब दिया। अपने आप को महफूज समझो। अल्बर्टो थोड़ी देर तक खामोश रहा। इसके बाद उसने दोबारा कहा, मगर मैं यहाँ किस तरह पहुंचा? इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए अपने दिमाग पर जोर डालो अल्बर्टो। जरा सोचो तुम कहाँ थे और क्या कर रहे थे? बेहोश होने से पहले तुमने आखिरी काम कौन सा किया था? अल्बर्टो जरा देर के लिए फिर खामोश हो गया। उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो कुछ सोचने समझने की कोशिश कर रहा है और कुछ याद करने की भी कोशिश कर रहा है। और फिर अचानक वो थोड़ा सा
اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہاں مجھے یاد آ گیا، اس نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر خوف کے گہرے تاثرات نمودار ہو گئے۔ مجھے یاد آ گیا، اس نے آہستہ سے کہا۔ اس کی آواز میں خوف کی لرزش شامل ہو گئی تھی۔ تمہیں کیا یاد آ گیا البرٹو؟ میں نے سوال کیا۔ یاد آ گیا کہ میں تمہاری بستی میں تھا، ہم لوگ عورتوں کو لے کر جا رہے تھے کہ اچانک تم نمودار ہو گئے، جبکہ ہم تمہیں ہلاک کر چکے تھے۔ تم نے ہماری راہ میں مزاحم ہونے کی کوشش کی۔ میں جلتی ہوئی مچھلیں اٹھا کر تمہارے چہرے پر گھسیڑنی چاہی، لیکن تم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر تم نے میرے منہ پر ایک ہاتھ سے تھپڑ مارا، اور اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ میرے ایک ہی تھپڑ نے تمہارا منہ پھیر دیا اور تم زمین پر گر پڑے تھے۔ میں نے تو یہ سمجھ لیا تھا کہ تم مر چکے ہو اور تمہیں دفنا دیا جانا چاہیے، لیکن اس شخص امکا نے تمہارے جسم کو ٹٹولنے کے بعد یہ رائے قائم کی تھی کہ تم زندہ ہو اور وہ اپنی دواؤں کے ذریعے تمہیں ہوش میں لا سکتا ہے۔ میں نے امکا کو اس بات کی اجازت دے دی، اور یہ اس کی محنتوں کا اجر ہے کہ تمہیں دوبارہ زندگی ملی ہے۔ میرا سر بہت چکرا رہا ہے، البرٹو نے آہستہ سے کہا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ واقعات کی کڑیوں کو کہاں سے ملاؤں۔ تم کو میں نے پہاڑوں سے نیچے دھکا دے دیا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تم میری اور میرے ساتھیوں کی نظروں کے سامنے نیچے پتھریلی چٹانوں پر جا گرے تھے۔ ہم لوگوں نے اوپر سے جھانک کر تمہیں دیکھا تھا، اور ہمیں تمہارا مردہ جسم پتھروں پر پڑا ہوا نظر آیا۔ تمہارا جسم بے جان تھا، اس میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ پھر ہم لوگ یہاں آ گئے اور تم بھی یہاں موجود ہوئے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کس طرح ہو سکتا ہے۔ پہلے تو تم ہماری زبان کا ایک لفظ بھی نہ بولتے تھے اور نہ ہی سمجھتے تھے، لیکن اب تم روانی کے ساتھ ہم لوگوں کی زبان میں گفتگو کر رہے ہو۔ میں اسے کیا سمجھوں؟ تم یقیناً انسان نہیں ہو، تم کوئی بھوت ہو۔ میں شاید مر چکا ہوں، یہ دوسری دنیا ہے جہاں ہماری بات ہو رہی ہے، یا شاید میں کوئی بھیانک خواب دیکھ رہا ہوں، شاید۔ اور اس کی آواز آہستہ آہستہ ہو کر ڈوبتی چلی گئی۔ البرٹو نے جو کچھ کہا اس کا ترجمہ کر کے میں نے نارو اور امکا کو بتا دیا۔ دونوں اس کی بات سن کر مسکرانے لگے۔ اسے مکمل طور پر ہوش میں آنے میں کچھ مزید وقت لگے گا، امکا نے کہا۔ میری دی ہوئی دعا سے اسے اتنا فائدہ ضرور ہوا ہے کہ اس کے جسم اور دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب آہستہ آہستہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے امکا، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اب تم اسے سنبھالو، جب اسے مکمل طور پر ہوش آ جائے اور یہ اچھی طرح بولنے اور سمجھنے لگے تو مجھے آ کر بتا دینا۔ میں آ کر اس سے ملاقات کروں گا اور اسے ساری باتیں سمجھا دوں گا۔ جو حکم تیابو، امکا نے نیاز مندانہ انداز میں جواب دیا۔ میں وہاں سے چلا آیا، نارو بھی میرے ساتھ چلی آئی اور ہم لوگ بستی میں ادھر ادھر گھومنے لگے۔ لوگ ہمیں دیکھ کر مسکراتے اور سر جھکا کر تعظیم دیتے۔ کئی لوگوں نے ہمیں روک کر ہم سے البرٹو کے بارے میں پوچھا۔ اس سے پہلے تم لوگوں کو یہ ہدایت دی جا چکی تھی کہ کوئی شخص امکا کی اجازت کے بغیر اس کے جھونپڑے میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ اس طرح بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہونے کا اندیشہ تھا۔ البرٹو کو پورے طور سے صحتیاب ہونے میں 3 دن لگے تھے۔ ان 3 دنوں کے دوران اس پر کبھی بے ہوشی طاری ہو جاتی اور کسی وقت وہ اپنے ہوش میں آ جاتا۔ ایک عجیب سی کیفیت اس پر طاری تھی۔ میں اس دن کے بعد سے پھر امکا کے جھونپڑے میں نہیں گیا تھا، البتہ امکا روزانہ شام کو میرے پاس آ کر مجھے البرٹو کی صحت کے بارے میں اطلاع دے جاتا۔ تیسری شام کو امکا نے بتایا کہ البرٹو تقریباً بالکل ٹھیک ہو چکا ہے۔ اس نے آج کھانا بھی اچھی طرح کھایا اور جھونپڑے کے باہر ذرا سی دیر کے لیے چہل قدمی بھی کی۔ وہ اپنی زبان میں نہ جانے کیا کیا کہتا رہا، میری طرف دیکھ دیکھ کر نہ جانے کیا کیا بولتا رہا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ میں اس کی زبان نہیں سمجھ سکتا، اس لیے نہ اس کے میں سوالات سمجھ سکتا ہوں اور نہ اسے جواب دے سکتا ہوں۔ البرٹو ابھی بہت کمزور ہے اور اس کی کمزوری دور ہونے میں کم از کم 1 ماہ لگے گا۔ ابھی وہ زیادہ چل پھر بھی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، میں نے امکا کی باتیں سننے کے بعد کہا، اس وقت اسے آرام کرنے دو، میں کل صبح تمہارے جھونپڑے میں آؤں گا اور پھر اس سے ملاقات کروں گا۔ دوسرے دن صبح جب میں امکا کے جھونپڑے میں پہنچا تو نارو وہاں پہلے سے موجود تھی۔ امکا اور نارو آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور البرٹو گھاس پھوس کے بستر پر خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے اندر آتا دیکھ کر نارو اور امکا خاموش ہو گئے۔ ان دونوں نے مجھے جھک کر تعظیم دی۔ میں نے مسکرا کر ان کی تعظیم قبول کی اور البرٹو کی جانب متوجہ ہو کر اسپانوی زبان میں کہا، صبح بخیر البرٹو۔ صبح بخیر ہے، البرٹو نے خوف سے لرزتی آواز میں کہا۔ مجھے دیکھ کر جیسے ہی اس کا خون خشک ہو گیا تھا اور وہ سخت دہشت زدہ نظر آ رہا تھا۔ اب اس کا ذہن پورے طور پر کام کر رہا تھا اور سارے واقعات اسے اچھی طرح یاد تھے۔ اس کے لیے ایک اور اچنبے کی بات یہ تھی کہ میری شکل و صورت تو وہی تھی، لیکن میرے بدن کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا۔ اب میں ایک سیاہ فام حبشی کی بجائے عجیب و غریب سنہری رنگت والا ایک مرد تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری بدلی ہوئی رنگت کو دیکھ رہا تھا۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میں نرم اور دوستانہ لہجے میں پوچھا۔ میری اب طبیعت پہلے کے مقابلے میں بہت حد تک ٹھیک ہے، البرٹو نے کہا۔ مجھے یہ بات سن کر خوشی ہوئی۔ تیابو، البرٹو نے آہستہ سے کہا، میں صرف ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں، خدا را میرے دماغ کو پھٹنے سے بچا لو۔
मेरा सवाल यह कि तुम एक बार मर जाने के बाद दोबारा जिंदा कैसे हो गए और तुम स्पेनिश जुबान किस तरह बोलने लगे? तुम्हारे सवाल के पहले हिस्से का जवाब यही है कि मैं मरा नहीं था। मैंने जानबूझकर तुम लोगों को यह तासुर दिया था गोया मैं मर चुका हूं। जब तुम लोगों ने मुझे गिराया तो मुझे खराश तक नहीं आई थी और ना आ सकती थी। तुम्हारे सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब यह है कि मैं स्पेनिश जुबान अचानक नहीं बोलने लगा। मुझे ये जुबान पहले से आती है। और तुम्हारे दोनों सवालों के जवाबात में मैं एक बात और बताता चलूं। तुम स्पेन से आ रहे हो, मुहज़्ज़ब दुनिया से, और यहाँ से आफाम गैर मुहज़्ज़ब हबशियों की सरजमीन में सोना तलाश कर रहे थे। तुम्हें सोने के अलावा किसी और शय से कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन दोस्त, अफ्रीका इसरार की सरजमी है। यहाँ तुम्हें कदम कदम पर सरबस्ता राज नजर आएंगे और तुम इनमें उलझ कर रह जाओगे। मेरी गैर मामूली कुव्वतों का राज शिगान देवता है। वो कौन है? मरी हुई आवाज में अल्बर्टो ने पूछा। वो देवताओं में सबसे ज्यादा सरबुलंद, ताकतवर और बाइख्तियार है, मैंने जवाब दिया। और जिस इंसान को शिगान देवता का कुर्ब हासिल हो, उसकी सरपरस्ती हासिल हो जाए, वो इंसान नाकाबिल तस्खीर बन जाता है। कोई भी दूसरा इंसान उसे उस वक्त तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक कि शिगान देवता खुद ऐसा न चाहे। दुनिया की कोई जुबान ऐसी नहीं है जिसका इल्म शिगान देवता अपने पसंदीदा इंसान को ना दे सके। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं जो शिगान देवता का मंजूर नजर इंसान अंजाम न दे सके। तुमने हम लोगों को महज जंगली वहशी और गैर मुहज़्ज़ब समझा, लेकिन तुम ये न समझ सके कि हमारे अंदर कैसे कैसे लोग मौजूद हैं। जिस दिन से तुम लोगों ने इस जजीरे में कदम रखा, उस दिन से तुम्हारे सारे मंसूबे, तुम्हारी सारी सरगर्मियां मेरी नजर में थी, क्योंकि मैं तुम लोगों की जुबान से निकलने वाला हर लफ्ज़ बाखूबी समझ रहा था। यह दूसरी बात थी कि मैंने इसका इजहार किसी मौका पर भी नहीं किया और वो अहमक फ्रांसिस अपनी गलत जुबान में तर्जुमानी के फ़राइज़ सर अंजाम देता रहा। इसका मतलब है तुम्हें सारे मंसूबे के पहले ही से खबर थी। और क्या तुम्हें यह भी मालूम था कि हम तुम लोगों की औरतों को अगवा करने वाले हैं? क्या तुम्हें ख्वाब आवर मशरूब के बारे में भी मालूम था? उसने कांपते हुए मुझसे पूछा। हमें सब कुछ मालूम था, कम अज कम मुझे सब कुछ मालूम था, और मैं अपने कबीले वालों को जितना मुनासिब समझता इतना बताया करता था। हैरत अंगेज और नाकाबिले यकीन, अल्बर्टो ने कहा। मैं एक मुहज़्ज़ब दुनिया का रहने वाला हूँ, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसा ताकतवर और अक्ल को दंग कर देने वाला इंसान नहीं देखा। तुम इतनी बुलंदी से गिरने के बावजूद भी मरे नहीं। तुम स्पेनिश जुबान हमारी तरह बोलते हो। मच्छरों ने तुम्हें जलाने से इनकार कर दिया। जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तो तुम साफाम थे, और अब तुम्हारे जिस्म की रंगत ही बदल गई है। तुम सुनहरे रंग के नजर आ रहे हो। ना जाने इसमें क्या राज है। क्या ये भी तुम्हारे देवता का करिश्मा है? मेरे जिस्म की असल रंगत यही है जो तुम इस वक्त देख रहे हो। मैंने कहा, तुम लोगों से अपने जिस्म की रंगत छुपाने की गर्ज से मैंने अपने आप को स्याह रंग में रंगवा लिया था, लेकिन अब मैं उसकी जरूरत महसूस नहीं करता। अच्छा दोस्त, अल्बर्टो ने आहिस्ता से उठने की कोशिश की। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम लोगों ने मेरी जान बचाई। मेरी तरफ से इस शख्स उमका का शुक्रिया अदा कर दो कि इसने मेरे साथ बड़ा अच्छा बर्ताव किया, जिसका मैं वाकई मुस्तहिक नहीं था। और अब मुझे मेरे जहाज पर पहुंचा दो। वो लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हमें फौरन यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए। बहुत देर हो चुकी है। मेरे साथी इंतजार कर रहे होंगे। कोई किसी का इंतजार नहीं कर रहा है। तुम्हारा जहाज तो बहुत पहले ही रवाना हो चुका है। वो लोग तुम्हें छोड़कर जा चुके हैं। क्या कहा? अल्बर्टो एकदम खड़ा हो गया और उसके जिस्म में पहले से ही फैली हुई दहशत में और ज्यादा इजाफा हो गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका जिस्म एकदम कपकपाने लगा था। तुमने कहा कि हमारा जहाज जा चुका है? वो लोग मुझे साथ लिए बगैर यहाँ से चले गए? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता।